हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जायसी का प्रकृति चित्रण। जैसा कि हम पहले से ही जायसी का काव्यगत सौंदर्य कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति, मानव का जीवन जो है वो प्रकृति के प्रांगण में होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव के कार्य व्यापार का स्थल प्रकृति ही रहती है। अतः मानव और प्रकृति का अन्योन्याशी संबंध होता है, यानी कि कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। इसी कारण आदिकाल से कविगण जो है प्रकृति का चित्रण करते चले आए हैं। और जैसे कि प्रकृति का चित्रण किए बिना उनका जो कार्य है, जो काव्य है, वो अधूरा सा महसूस देता है। इसीलिए कविगणों ने कभी कहीं भी, किसी भी कवि ने प्रकृति को कहना चाहिए एक तरीके से छोड़ा नहीं है। हर एक ने प्रकृति चित्रण ज़रूर किया है, या यूँ कहूँ कि उनके काव्य में प्रकृति चित्रण स्वतः ही आ गया है। इसलिए जायसी ने भी अपने काव्य में प्रकृति को बहुत सारे रूपों में चित्रण किया है, चाहे वो आलिंगन रूप में हो, उद्दीपन रूप में हो, द्युति रूप में हो। हर एक रूप में उनका जो प्रकृति चित्रण है वो अत्यंत मनोहर तथा आकर्षक है। चाहे वो जायसी का 12 मासा हो या षड ऋतु वर्णन हो, उसमें जो उद्दीपक रूप में चित्रण है वह सब हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो आज हम इसी प्रकृति चित्रण को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि पहला शीर्षक है हमारा आलम्बन के रूप में। जायसी ने प्रकृति के शांत एवं भयंकर दोनों ही प्रकार के चित्र चित्रित किए हैं। पद्मावत का चाहे वो सिंहल द्वीप वर्णन खंड, जिसमें प्रकृति का शांत रूप में चित्रण किया गया है, और चाहे वो 7 समुद्र खंड में इसी सरोवर के भयंकर स्वरूप का चित्रण हो, दोनों में ही उन्होंने प्रकृति का आलम्बन के रूप में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और जिसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि मान सरोवर देखई काहा, भरा समुद्र अस अति अवगाहा, पान सोती अस तिरमल तासु, अमृत आनी कपूर सुबासु। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जायसी हैं उन्होंने प्रकृति का आलम्बन के रूप में बहुत ही खूबसूरत सा चित्रण किया है, और उन्होंने प्रकृति चित्रण को अपने पद्मावत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेक्स्ट है हमारा उद्दीपन के रूप में। जब पद्मावत और रत्नसेन का विवाह हो जाता है तो वो जो है वो अपने आनंद में डूब जाते हैं। उनके जो जीवन है वो पूरी तरह से चारों ओर आनंद और उल्लास से भर जाता है। तो इस आनंद और उल्लास को भी जायसी ने प्रकृति के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा मोहक, मादक और उल्लासमय बना दिया है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि कवि जो है प्रकृति को के हर एक उपादानों को अपने काव्य के अनुरूप ढाल ही लेते हैं। उनका काव्य जिस भी भाव को दिखाना चाहता है वो प्रकृति को उसी भाव में चित्रित करते हैं। कि अगर काव्य में दुख की व्यंजना हो रही है तो वो प्रकृति के उपादानों को दुख के रूप में ही चित्रित करते हैं, और अगर सुख आ रहा है, सुख का चित्रण हो रहा है, तो प्रकृति के उपादानों को वो सुख में ही दिखाते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो सुख में सुख की जैसी प्रतीत होती है और दुख में दुखमय प्रतीत होती है। तो इसीलिए जब सुख की बात आती है तो जो जैसे कि रत्नसेन और पद्मावती का विवाह बहुत ही सुख की घड़ी दिखाती है, उसको भी जायसी ने अपने पद्मावत में बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रित किया है उद्दीपन के रूप में। नेक्स्ट है हमारा अलंकार के रूप में। अलंकार के रूप में भी पद्मावत में अलंकारों के माध्यम से प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। जैसा कि पद्मावत की मांग का यहाँ पर वर्णन उन्होंने किया है कि बरनो मांग सास शीस उपराह, सेदूर अभई खट चढ़ा जेही नाही, बिनु सिंदूर अस जानहु दिया, जन उजिवर पंथ रैनी मही किया। तो यहाँ पर उन्होंने अलंकारों के माध्यम से प्रकृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण। मानवीकरण के रूप में भी प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। मानवीकरण हम उसे कहते हैं जब प्रकृति के जो जैसे निर्जीव प्रकृति जो है वो सजीव में नहीं आती, निर्जीव में आती है। तो प्रकृति के जितने भी उपादान हैं उनको जब हम मानवीय संवेदनाओं से युक्त करके चित्रित किया जाता है तो वो मानवीकरण के अंतर्गत आता है। जैसे कि प्रकृति के वृक्ष, फूल, पौधे, तालाब, नदियाँ, इन सब को जब मानवीय रूप देकर, मानवीय संवेदनाएं देकर जब चित्रित किया जाता है तो वो मानवीकरण के अंतर्गत आती है। तो इस तरह की बहुत सारी जो चित्र हैं वो पद्मावत में हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा रहस्यवाद। रहस्यवाद यानी कि आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकृति चित्रण। रहस्यवादी कवि प्रकृति के कण कण में ईश्वर सत्ता का अनुभव करता है। इस प्रकार प्रकृति स्वयं विश्वात्मा के दर्शन का माध्यम बन जाती है, और जायसी ने भी अपने प्रियतम से मिलने के लिए यही व्याकुलता दिखाई है। वे मानते हैं कि वे अपने हृदय में ही परमात्मा की खोज नहीं करते हैं,
बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि में उसका दर्शन करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जायसी के काव्य में प्रकृति वर्णन अपने विविध रूपों में विद्यमान। जायसी के प्रकृति वर्णन में आलंबन, उद्दीपन एवं अलंकार के रूप में प्रकृति चित्रण श्रेष्ठ कोटि का है, परंतु दूसरे प्रकार का प्रकृति वर्णन अधिक नहीं है। तो ये तो था प्रकृति चित्रण जायसी का। अब हम बात करेंगे इनकी कला पक्षी विशेषताओं के बारे में। कला पक्षी विशेषताओं के अंतर्गत ज़्यादातर सभी व्याकरण से संबंधित तत्व आते हैं, जैसे कि भाषा, शैली। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है भाषा। जायसी की भाषा, जैसे कि हम जानते हैं कि जायसी की जो भाषा है वो अवधी है, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि इन्होंने पर्टिकुलर भाषा किस प्रकार की इस्तेमाल की। तो जायसी की जो भाषा है वो ग्रामीण अवधी है। इसमें अवधी के दोनों रूप यानी कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों का ही प्रयोग किया गया है, और इसमें पूर्वी प्रयोगों की अधिकता है पश्चिमी की अपेक्षा। उनकी भाषा में अप्रचलित शब्द के प्रयोग में कहीं कहीं शिथिलता सी भी आ गई है, जिसमें समासयुक्त पदों के प्रयोग कम मिलते हैं, और जहाँ कहीं मिलते हैं वहाँ उनमें 2 या 2 से अधिक पद नहीं होते। संक्षेप में उनकी भाषा सरल एवं मधुर है। हृदय स्पर्शनी होते हुए भी उनकी भाषा व्याकरण सम्मत नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि जायसी जो है वो अवधी भाषा के कवि नहीं है, वो मुख्य रूप से अरबी फारसी के विद्वान थे, लेकिन अपनी भाषा, अपनी जो बात है वो जनमानस तक पहुंचाने के लिए ही उन्होंने अपना काव्य जो है वो लोक भाषा अवधी में लिखा। इसीलिए उनके काव्य में इस प्रकार की भाषागत त्रुटियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है शैली। तो जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की जो रचना है वो मसनवी शैली में की है, जिस पर भातीरता का प्रभाव पड़ा है। दोहा, चौपाई जायसी के प्रिय छंद हैं। सूक्तियाँ तथा लोकोक्तियों के प्रयोग में जायसी की शैली से में मनोहरता आ गई है। जैसे कि नागमती के विरह वर्णन में एक सूक्ति हम देख सकते हैं कि जिन घर कंत ते सुखी तिन गारो ओ गवे। तो इस प्रकार से उनकी जो शैली है वो मसनवी है, और उन्होंने सूक्तियों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है हमारा अलंकार। जायसी की रचना में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकार जो है वो कवि को विशेष रूप से प्रिय हैं। 12 मासा के अंतर्गत नागमती की जो विरह वेदना को प्रकट करने वाली उनकी जो उपमा है वो दर्शनीय है। जैसे कि हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि अब यही विरह दिवस बाहर आती, जरो विरह जस दीपक बाती। एक रूपक का भी उदाहरण देख लेते हैं। खड़क बिजू चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसई घन घोरा। तो इस प्रकार से जायसी के काव्य में अलंकार जो हैं वो स्वतः ही आ गए हैं। उसके लिए उन्हें कुछ भी अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी है। कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो जानबूझकर या अलग से जो दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। सब कुछ स्वभावतः या स्पष्ट है दिखाई दे रहा है। अगला है दोष। यद्यपि जायसी ने हिंदू घरानों में प्रचलित प्रेमाख्यानों को अपने काव्य का विषय बनाया है तथा हिंदू रिवाजों और पौराणिक गाथों का भी वर्णन किया है, किंतु हिंदू पुराणों का समुचित ज्ञान न होने से उन्होंने इस प्रकार के आख्यानों में बहुत सी भूल की है। जैसे कि कैलाश का स्वर्ग के अर्थ में प्रयोग करना तथा इसे इंद्र का घर बताना, महादेव के साथ हनुमान को सेवक के रूप में चित्रित करना, मानसरोवर की 7 समुद्रों में कल्पना करना आदि। तो इस प्रकार के बहुत से दोष हैं जो जायसी के काव्य में आ गए हैं, और ये भी इसीलिए हैं क्योंकि जायसी जो है वो मुख्य रूप से सूफी संत हैं। उन्हें हिंदू जो पुराण है, हिंदू जो रीति रिवाज है, उनका ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जिसका पता उनके काव्य से स्पष्ट ही पता चलता है, और इसी कारण उनके काव्य में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए हैं। वैसे तो जायसी जो है वो सूफ़ी काव्य में उनका बहुत बड़ा स्थान है, और अपने काव्य परंपरा में उनका बहुत नाम भी है, लेकिन चूँकि उनके अपने से अलग हटकर उन्होंने जनमानस तक अपनी पहुंच बनाने के लिए जिस तरह के कार्य किए, उसकी वजह से ही उनके काव्य में कुछ त्रुटियां आ गई हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं। जायसी सूफी काव्य परंपरा के शिरोमणि कवि हैं। हिंदी साहित्य को अपनी इस विभूति पर सदैव गर्व रहेगा। इनका पद्मावत भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टि से अमर रचना है। भारतीय वर्णन शैली एवं फारसी की मसनवी शैली का अद्भुत समन्वय इन्होंने अपने काव्य में किया है। प्रेमाख्यानक कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का शीर्ष स्थान है।
तो आज जायसी का जो ये पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम इससे अगला वाला लेसन करेंगे जो कि है सूरदास। तब तक के लिए थैंक यू।